बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जी हाँ, जिन हुकूमतों के दरमियान, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हुकूमत बनाने की बात हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला तय पा चुके हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसके बाद अब एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जा रही है। कुछ जमातें आपस में मिल के हुकूमत बना रही हैं। पहले आपस में ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन हुकूमत लेगा, कौन इस बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बनाना, हुकूमत का ताज सर पे पहनना कांटों का ताज पहनने के मुतरादिफ है। जी हाँ, आने वाला वक्त बड़ा कड़ा है, बड़ा सख्त है। किसी की भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत में जाए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ ये कुर्सी जो है ये कांटों की कुर्सी होगी। इतना आसान नहीं होगा। हुकूमत बनाना तो आसान है, लेकिन हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये कि हमारी मईशत की, हमारी इकॉनमी की डूबती हुई, गिरती हुई पोजीशन इस कदर बदहाल है कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बल्कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए मईशत को संभालना। एक ही चैलेंज होगा कि वो इस इकॉनमी को कंट्रोल करें, इसको सीधे रास्ते पर लाएं। और जो इस वक्त 24 करोड़ आवाम का बुरा हाल है, जिस तरह 24 करोड़ आवाम कर्ज़ों में डूबी हुई है, इस कर्ज़ों के दलदल से निकालें। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मैं थोड़ा सा एक जायज़ा पेश करूं, 15 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर 74,000 अरब, जी हाँ 74,000 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। मुझ पर, आप पर, हमारी 24 करोड़ आवाम पे। 74,000 अरब की बात नहीं कर रहा मैं, 74,000 अरब की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी रकम है। और अगर मैं जाने वाले साल 2023 की बात करूं तो इसमें तकरीबन 38,000 रुपये और मुल्की और गैर मुल्की कर्जे 124 बिलियन, 124 बिलियन डॉलर के कर्जे हमारे ऊपर आ चुके हैं, जो हमें, हमारे बच्चों ने, हमारे 24 करोड़ आवाम ने पे करने, अल्टीमेटली पे तो करने पड़ेंगे। मुल्की कर्जे वो होते हैं जो गवर्नमेंट के बैंक से जो हुकूमत होती है वक्तन फ़ौक्तन लेती है, और गैर मुल्की कर्जे वो होते हैं जो हम डोनर एजेंसी से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उनकी कंडीशंस पे लेते हैं। लेकिन होता है जब वो कर्जे देते हैं तो वो अपनी कंडीशंस इम्पोज करते हैं और वो हुकूमत को वो कंडीशंस माननी पड़ती है। अगर ना माने डेफिनेटली वो कर्जे नहीं देंगे। और इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल, जो इकॉनमी है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जून 24 तक, जून 2024 तक 8.2 बिलियन डॉलर हमें रिक्वायर्ड हैं सूद की अदायगी के लिए। सूद की अदायगी के लिए हमें 8.2 बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड, जबकि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व उससे कहीं कम है। तो अल्टीमेटली जो नई गवर्नमेंट है, जो आने वाली गवर्नमेंट है, उसको IMF के साथ डील करनी पड़ेगी, उनकी शराइत माननी पड़ेगी, जो कि नहायत सख्त शराइत होंगी, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। IMF का प्रोग्राम, जो लास्ट प्रोग्राम था, वो मार्च और अप्रैल के मिड तक ख़त्म हो जाएगा, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर आज़म होंगे, यकीनन बड़े एनर्जेटिक हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़े विजनरी आइज़ हैं, उनके काम पे यकीन रखते हैं। उनकी पूरी कोशिश थी और पूरी कोशिश होगी कि पूरी कौम को इस मुश्किल से निकाले। लेकिन ये कड़वा घूंट मुझे, आपको, हम सबको एक मरतबा फिर पीना पड़ेगा, और कम से कम 6 बिलियन डॉलर के पैकेज में हमें जाना पड़ेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखें आने वाला वक्त क्या फ़ैसला करता है। IMF से हम कैसे जान छुड़ाते, नहीं छुड़ाते, डेफिनेटली जान तो नहीं छुड़ा सकते। और जो पैसा हमने लिया, एक बात मैं और बता दूं, ये 6 बिलियन डॉलर जो हम लेंगे, ये आवाम के ऊपर खर्च नहीं होगा, ये सूद की अदायगी में खर्च होगा, ये उन कर्ज़ों पर खर्च होगा, उन कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होगा जो हमसे पहले, जो इससे पहले गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने IMF से कर्ज लिए थे। ये बहुत अफसोसनाक बात है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। मुख्तलिफ ममालिक ने IMF से मुख्तलिफ टाइम्स में कर्जे लिए, इवन इंडिया ने भी कर्जे लिए, बहुत सारे कंट्रीज IMF से कर्जे लेते हैं, लेकिन उन कर्ज़ों को आवाम के ऊपर खर्च किया जाता है। उस कर्ज़ों को आवाम की फलाह बहबूद पे, अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो कर्ज़ा लिया जाता है वो कर्ज़ा उतारने के लिए लिया जाता है, और हम पे मज़ीद कर्ज़ों का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन तमाम बातों को आने वाली गवर्नमेंट को निकलने के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त एक प्लेटफॉर्म मौजूद है SIFC के नाम से। जो SIFC, जैसा कि जून 2023 में कायम किया गया था, SIFC के दायरा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से, जिसमें मोहतरम आर्मी चीफ उसको हेड करते हैं। वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ एक छतरी है जिसके अंडर
आने वाली गवर्नमेंट को आना होगा जो उसको धूप से ही बचाएगी और बारिश से ही बचाएगी, और जो ऐसा SIFC के विजन्स हैं, जिस जो डायरेक्शन है उस पर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान, जैसा कि हमने देखा जब से SIFC बनी थी उसने जो इनिशिएटिव लिए थे, उसके बाद जिस तरह डॉलर के रेट ऊपर जा रहे थे, स्मगलिंग हो रही थी ऑयल्स की और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतरी आई और डॉलर भी कदर नीचे आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि SIFC की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद है जो आने वाली गवर्नमेंट को एक रहनुमाई देगा, एक रास्ता देगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान एक ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं जो बड़ी रिसर्च रखते हैं, रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, पहले भी आ चुके हैं, मेजर फवाद सिद्दीकी साहब। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माई शो। फवाद भाई, मैं आपसे इसी हवाले से बात करता हूँ। SIFC अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो आने वाली गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ एक मशले राह साबित होगा, और उसके अंडर में जैसा कि मैंने छतरी तले अगर हम चलेंगे तो बारिश और धूप से बचेंगे। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी राय साहब, देखिए आपने तो दरिया को कुएं में ऑलरेडी बंद कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। देखिए एडिशन ये है, हमारी इकॉनमी में सबसे बड़ा जो फ्लॉ था जो हिस्ट्री हमें बताती है वो था कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी का। कोई भी गवर्नमेंट आती थी वो 5 साल जो अपने लेती थी और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती थी वो जो इकॉनमी में रिफॉर्म्स एक गवर्नमेंट करके जाती थी, अगली गवर्नमेंट जो है उसको या तो वो चेंज कर देती थी या उसको कंटिन्यू कर नहीं पाते थे। जिसकी वजह से हम 2 स्टेप आगे चलते थे और 3 स्टेप दोबारा फिर वहीं से आए थे जहां से चले थे। जी हम फिर दोबारा स्क्वायर वन से काम शुरू करते। जिसकी वजह से हमने जो मुख्तलिफ दुनिया में इन्फ्लेशन आए, जो मुख्तलिफ दुनिया में रिसेशंस आए, उनमें हम सस्टेन नहीं और हो पाए और हमारी इकॉनमी जो है वो बद से बदतर होती चली गई। एक पंच लाइन, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी। देखिए जिसकी आपने SIFC की जो बात की है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और ये वो इंश्योर करेंगे कि जो भी इकॉनमी पॉलिसी कोई भी हुकूमत बनाती है, क्योंकि देखिए उसके सम्राट तो वो 5 साल या 6 साल या 3 साल में नहीं आते। ये पॉलिसी तो डिकेड्स पे मुहैयत होती है। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डिकेड्स पे चलती हैं। लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, 10 साल 20 साल, 20 साल 30 साल 40 साल, कहीं जाके उसके समर जो है वो आवाम को ट्रांसफर होते हैं। SIFC का जो इनिशिएटिव लिया गया हमारे जो इस वक्त हाजिर चीफ हैं उनकी तरफ से और तमाम जो उस वक्त स्टेक होल्डर्स बड़ी पार्टियां मौजूद थीं, उस पे उन्होंने उनकी भी जो है राय ली और सबकी मुतफ़क्का राय से इस SIFC का क़याम वजूद में आया। आपकी बात बिल्कुल बजा है। SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आने वाली हुकूमतों के लिए इकॉनमी की मद पे ख़ास तौर पे मशले राह साबित होगा और ये इंश्योर करेगा कि जो पॉलिसी मुल्की मफाद में होगी उसको कंटिन्यू किया जाए और उसको अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए, चाहे उसमें कितने ही साल क्यों ना लगें। ये जो SIFC के जो आपने देखा होगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स दी थी जो कि अमूमन इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं दी जाती। उसकी वजह भी यही थी कि ये इंटरिम गवर्नमेंट इकॉनमी को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी बेस वर्क कर सकें, ग्राउंड वर्क कर सकें कि जिसको कंटिन्यू जो है अगली आने वाली हुकूमतें करें। जिसकी मद में आपने देखा ईरान पाइपलाइन है, हमारा GCC के साथ जो एग्रीकल्चरल ग्रीन पाकिस्तान का जो एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर। हाँ, ये सारी चीज़ें इस SIFC की मद में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इसका कभी इम्कान भी रखता हूँ कि जो आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह अब आ रही है ये भी एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट भी जो है वो उस चीज़ का अब इदराक रखती है कि हमें इकॉनमी को लेकर, अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एक पेज पे तमाम बड़ी पार्टीज़ को आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता हम कहीं हमारा कहीं किसी चीज़ में जो है वो कोई मुखालफत या कोई ऐसी पॉइंट्स आता है जो इख्तलाफ का बायस पड़े तो फिर SIFC जो है
वो एक एपेक्स फोरम है जहाँ डिसीजन मेकिंग सर जो भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्क का मामला है तो वो पसे पुश्त डालने होंगे। इख्तलाफ हो सकते हैं और होंगे, यकीनन हो सकते हैं, इसमें कोई सी बात नहीं, लेकिन जब मुल्क का मामला आ जाए, जब इकोनॉमी का आ जाए, 24 करोड़ लोगों का मामला आ जाए, तो डेफिनेटली तमाम पार्टीज़ को, तमाम लीडरशिप को उसके झंडे तले आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का मामला, ये 24। और जैसे कि आपने कहा अब नहीं तो कभी नहीं। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने एक बात और कही कि ये कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज के लिए इस्टेब्लिश किया गया। बेसिकली आपने सही कहा कि नॉर्मली जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं मुल्कों में, हमने देखा 20 साल, 25 साल, 30 साल का लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लेकिन हमारे ये होता था कि साल 2 साल बाद नई गवर्नमेंट आई और वो चेंज हो गया। सर आपने एक बात और मुझे बताइए, कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे SIFC फोकस कर रही है कि इन सेक्टर्स को इन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमी कुछ आगे बढ़ सके? जी देखें, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है SIFC का, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस फोरम पे लेकर आए कि जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आनी शुरू हो। इसी तरह दूसरा है एग्रीकल्चर है, तीसरा है IT है, दिफा है। आपने देखा पिछले दिनों तुर्किया के साथ हमारे JF थंडर के मुआहदे हुए हैं, और यही वो चीज़ें हैं कि जिसको एक किस्म का हम दूसरे ममालिक को वन विंडो ऑपरेशन मुहैया कर रहे हैं एज फार एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स जो कि हम समझते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं, हम वो इस फोरम के थ्रू दूसरे ममालिक को जो है वो राग़िब कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे ग्रीन पाकिस्तान की। देखिए ये 60s की एक डॉक्टर महबूल हक मरूम साहब जो हैं, हमारे बहुत एक बड़े इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, उनका एक आइडिया था कि पाकिस्तान शुड बिकम अ ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ कंट्रीज। अब उसका मतलब ही ये है कि उस वक्त हम पाकिस्तान की जो वहाँ उस वक्त इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे खड़ी थी। पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। जो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी है और जिस तादाद में यहाँ फसलें होती हैं, तो वो फसलें उस ज़माने में इतनी ज़्यादा तादाद में होती थी कि हम एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह करते थे। यही वो चीज़ है कि अब कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये ज़रखेज़ी नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर जो है वो नहीं जो है वो परवान चढ़ सकती, तो हम उन ममालिक के लिए उनकी ग्रीन बास्केट का काम करें, उनकी एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ से सपोर्ट हो। ये एक किस्म का प्रोजेक्ट है। अब इसी प्रोजेक्ट के मद में आप देखिए कि हमने इस इंटर्न गवर्नमेंट के होते हुए GCC से हमने बहुत सारे मुआहदे किए, और उसी मुआहदे का जो है अब कल्मिनेशन जो है वो ये जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो सिग्नेचर साइन इन करेगी, और आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा, ये तो एक गुड लक है। मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैसर है कि जो अगर उसको फॉलो करें तो मैं समझता हूँ हम कुछ अरसे बाद, अभी नहीं कुछ अरसे बाद ज़रूर हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो डूबती हुई इकॉनमी की कश्ती है वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पार लग जाएगी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर कर्नल तलत शब्बीर साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, जो कि डायरेक्टर हैं पाक चाइना स्टडी सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तलत शब्बीर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त हम बात कर रहे थे SIFC के हवाले से और पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से, आपने उसमें बड़ा काम किया। तो सर मैं पहले आपसे SIFC के हवाले से बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमानों ने भी इस पर काफ़ी रोशनी डाली कि इस वक्त जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि SIFC जैसे उस छतरी के अंदर आ जाएँ, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों SIFC उसको धूप से भी और छाँव से भी बचाएगी। क्या कहेंगे सर? धूप से और बारिश से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट को लाने के या इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए जो इदारा जाती एक कोशिश होती है, उसमें SIFC एक बहुत एक अच्छा अमल, मैं समझता हूँ इसको एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत ये है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे इदारे पहले से काम कर रहे हैं जिनका मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मिसाल दूंगा कि वो भी एक ऐसा इदारा, इसी तरह का इदारा है जो कि इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है दूसरे ममालिक से, या अगर अंदरूनी हमारे अपने जो इंडिजिनस यहाँ से इन्वेस्टमेंट होगी तो वो मैनेज करने के लिए BOI एक इदारा मौजूद है पहले से। लेकिन SIFC में थोड़ा सा, चूंकि इसमें मेरा ख्याल है कि कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की जानी है और की जानी चाहिए,
जिसके तहत हमें लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी हम काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने मुल्क लोगों को कायल करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि हम उनको कायल कर सकेंगे, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अपने इसमें 2-4 चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट चाहेंगे किसी मुल्क से, तो आप सबसे पहले अपने मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमें वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल होता है, जो इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ राग़िब करता है। तो उसमें बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें जो नोट करने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे जो 4 अहम फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर तो इलेक्शन हो चुका है। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और जो तमाम जिम्मेदारान हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो काम के ऊपर तवज्जो करेंगी, इकॉनमी के ऊपर तवज्जो करेंगी और जो हमारे कंट्री के बड़े मसाइल हैं उनको फोकस करेगी। दूसरी जो अहम चीज़ है वो सिक्योरिटी है, और मैं आई एम श्योर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी इस बात पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि जब तक एक सिक्योरिटी का ख़ास एक तासुर नहीं होगा हमारे मुल्क का, तो इन्वेस्टमेंट को लाना मुश्किल होगा। तीसरी और चौथी चीज़ चूँकि आपस में उनका ताल्लुक है, वो तीसरी चीज़ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपके मुल्क में कारोबार करने की सहूलियात क्या है, आसानी कितनी है लोगों को। और चौथी चीज़ बहुत अहम है, इसी से रिलेटेड है, वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बेसिकली उसकी बुनियाद बनेंगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी नई गवर्नमेंट है और इसमें इनको सारी चीज़ों को पसे पुश डालते हुए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए जहां पे हम इन 4 चीज़ों को एड्रेस कर सकें, इनके अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें और हम दुनिया को बता सकें कि जी हमारे मुल्क में अभी इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, यू कम एंड इन्वेस्ट। और दूसरी एक चीज़ जो अहम है, बहुत सारी जैसा चीन में हम जिस फेज में हैं वो है इंडस्ट्री। इस फेज में, इंडस्ट्री के फेज में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन होगा, बिजनेसमैन टू बिजनेस होगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोऑपरेशन होगा। सो गवर्नमेंट का रोल जो होगा आने वाले वक्तों में कम, और प्राइवेट सेक्टर का, इंडस्ट्री का, एंटरप्रेन्योर्स का, इन्वेस्टर्स का, प्राइवेट वेंचर्स का, जॉइंट वेंचर्स का रोल ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट को अपनी रेगुलेशन ठीक करनी चाहिए और लोगों को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में बिजनेस के माहौल को फरोग दें। अच्छा सर, आपने बड़ी डिटेल में माशाल्लाह बताया। आपका पाक चाइना के ऊपर आपने बहुत काम किया है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। सीपेक के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त कुछ सीपेक का जो मामला था वो कुछ पसे पुश चला गया है, तो आप क्या समझते हैं आने वाली गवर्नमेंट को उस पर कितनी स्पीड से काम करना चाहिए कि दोबारा से सीपेक पे काम स्टार्ट हो और हमारे रिलेशनशिप उसी तरह हो जाए जैसे पहले हुआ करते थे? अच्छा, एक चीज जो ये एक तासर रहा कि सीपैक स्लो हो गया, सीपैक पसे पुश चला गया, मैं समझता हूँ ये तासर मुनासिब नहीं था। हम बेसिकली भूल जाते हैं कि जब वो सीपैक चल रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको, जो सीपैक की एक इकोसिस्टम है उसको वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी पिछले गुज़िश्ता 4 सालों में कोविड एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसने सीपैक की स्पीड को मुतासर किया। हमारी कैपेसिटी टू हैंडल सच अ बिग प्रोजेक्ट भी एक फैक्टर था जिसने सीपैक को मुतासर किया। फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गया जिसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, आप सीपैक के जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू हुए वो हर प्रोजेक्ट अपने अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो बड़ा काम था, उसको करने के लिए हमारे शायद कैपेसिटी इश्यूज थे, तो वो, लेकिन कहीं पे भी कभी भी ये तासर स्लो का तासर इसलिए नहीं था कि किसी ने जानबूझ के स्लो करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, हालात ऐसे बन गए कि थोड़ा सा उसमें काम रुक गया इन सेंस। फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत ज्यादा जो कोविड शुरू हुआ तो उसका एक खास वो उसका एक जाविया था उसको देखने का, तो बहुत पैनिक हो गया था, पूरी दुनिया पैनिक हो गई थी, तो उसका थोड़ा सा स्लो का। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि सीपैक चाइना और पाकिस्तान के माबैन एक बहुत बड़ा बायलैटरल फ्रेमवर्क का इकोनॉमिक वेंचर है।
इसमें दोनों ममालिक की कनेक्टिविटी, उनका ट्रेड, उनकी नॉट कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज बल्कि कनेक्टिविटी टू द रीजन्स भी इस पे डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सी पैक भले दो मुल्कों के माबैन एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सी पैक जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी में बहुत किरदार अदा करेगा। सी पैक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माबैन हिंज है और इस हिंज पे बेस करके दोनों मुल्क जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी। हमारे लिए सी पैक मैं अमूमन कहता हूं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है, एक तारीखी मौका है अपनी मैशत को ठीक करने का, और अगर हम इसको सही तरीके से कर सके, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तो ये इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज करने की सलाहियत है। हमें सिर्फ ये है कि कुछ कोऑर्डिनेशंस करने हैं, कुछ चीज़ों को हमें मैकेनिज्म ठीक करने हैं, अपने एसओपी ठीक करनी है, हमें अपने अपने जो इस बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फोकस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में हमें मिलके एक कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि हम किसी भी प्रोजेक्ट जो सी पैक का प्रोजेक्ट हो वो रुके ना, उसमें कोई स्लो होने का तासर ना हो, और हम इसको दिन रात लगा के पुश कर सकें। सी पैक पे वार फुटिंग पे काम करने की जरूरत है और ये सब ने मिलकर करना होगा। अच्छा सर, एक क्योंकि आप डायरेक्टर हैं पाक चाइना स्टडी सेंटर के, मतलब अंदाजन कितने अरसे बाद सी पैक जो फंक्शनल हो जाएगा और उसके समरात आने शुरू हो जाएंगे, अंदाजन एक रफ आइडिया? अभी देखिए समरात जो है ये तासर, एक और तासर है कि जो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। अगर हमारे मुल्क में 800 किलोमीटर रोड बन गई है जी, 12,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में सी पैक के प्रोजेक्ट्स के थ्रू आ गई है, 2 लाख जॉब्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग पाइपलाइन में हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री आए और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारा जो है वो फॉरेन हमारे रिजर्व बढ़े, इन दैट केस एफडीआई है, तो मेरे ख्याल में आप पहले से ही सी पैक ने बहुत अचीव कर लिया। दूसरा, इस एक देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल में 2030 इसकी जो डेडलाइन है वो है, लेकिन अगर ये 2035 तक भी चला जाता है, एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, हम सही सिमत में मूव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ फिक्रमंद होने की जरूरत है, सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा we'll have to put our house in order और हमें एक सिमत में काम करने की जरूरत है। अच्छा सर, आपसे मैंने पाक चाइना रिलेशनशिप पे बात की। इस वक्त हम इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है पाकिस्तान का, डेफिनेटली आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इमीडिएट जो गवर्नमेंट अभी नहीं आ रही, आप क्या समझते हैं उसको इमीडिएट क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें? देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहली बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो गवर्नमेंट में लोग हम इलेक्ट करते हैं उनमें वो इकोनॉमिक विजडम हो, लेकिन मेरा ख्याल है जो हम लोग इलेक्ट करते हैं उनके अंदर विजन जरूर हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अंदर माशी विजडम नहीं है तो मेरे अंदर कम से कम ये सेंस तो हो कि मुझे इस मुल्क को माशी तरक्की की तरफ लेके जाना है और मैशत का मसला हल करना है। उसलिए क्या स्टेप्स लिए जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिस पिछली गवर्नमेंट में हुई कि जी आप एक अच्छे काबिल मुर्शिदान जो हमारे मुल्क में हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम हैं, उनको इकट्ठा करके उनसे पूछा जाए कैसे हमने इकॉनमी को आगे लेके जाना है। तो कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की इमीडिएटली जरूरत है। देखिए ये इकोनॉमी जो है ये किसी ग्रुप का, किसी पार्टी का, किसी खास ग्रोह का मसला नहीं है। इकोनॉमी हमारे मुल्क का एक मजमूई मसला है और हमें इसको मजमूई मसले को मजमूई तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त सर्व करके तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस पे प्लानिंग की जाए और कुछ कंसेंसस डेवलप करके आगे चला जाए। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात जो बहुत कम, चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम कुछ लोगों के साथ बैठते हैं उनकी राय पूछने के लिए, तो लोगों का ख्याल है कि हमारे मुल्क में हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। तो अब डेफिनेटली अगर आपकी, देखिए ये तो एक लेमैन का असूल है, इसके लिए तो कोई इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं और आपकी 50 रुपये आमदन है तो 50 रुपये का तो गैप बन जाएगा। तो वो गैप कहाँ से पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा? तो अब जरूरत इस अमर की है
कि हम अपना खर्चा ही 50 रुपये कर लें ताकि हमें वो जो डेफिसिट है वो क्रिएट ना हो। दूसरा ये है कि जितने भी माशी मसाइल है, मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी जो मसला ये है कि हमारी गवर्नेंस का, कि उसमें पॉलिसीज में इन चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं होती। एज अ पर्सन हु लुक्स एट इकोनॉमी एंड एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम इकोनॉमिक रिवाइवल, उसके लिए ये बात है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स जरूर ले लें जिनकी कंटिन्यूटी अगले 50 साल तक तो इंश्योर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, कोई भी पॉलिसी बनती है जिसका मईशत का तल्लक है। द अदर डे हम किसी एक फोरम पे मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे हमारी मैरीटाइम पॉलिसी नहीं है, तो लोग स्ट्रेस कर रहे थे कि आप अपनी मैरीटाइम पॉलिसी, जो बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल में जिसका रोल है अभी मैरीटाइम पॉलिसी का, तो हमारे यहाँ ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है जो अभी तक इग्नोर किया जा चुका है। तो उसको लाने के लिए आप अगले 50 साल तक के लिए ऐसी मजबूत पॉलिसी दें कि जिसमें कुछ कंटिन्यूटी का शायबा हो, जिसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का तासर हो। देखिए, जब कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होगी पॉलिसीज में, तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता सकेंगे, आप इन्वेस्टर्स को कह सकेंगे कि दिस इज कम हियर, आप स्टे हियर फॉर 50 ईयर्स, आपको ये सहूलियात हैं और ये सहूलियात रहेंगी अगले 50 साल तक। अगर उसको ये पता होगा कि ये सहूलत अभी जो इस गवर्नमेंट से मुतल्लक है, अगली गवर्नमेंट आएगी तो चेंज कर देगी, तो वो अनसर्टेनिटी क्रिएट, बगैर यकीनी सूरत हाल क्रिएट होती है उससे, जो कि आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल में बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में एक सीरियस थॉट इकोनॉमी के ऊपर होनी चाहिए, इस पर सीरियस डिबेट होनी चाहिए, और अगले 2-3 माह में कुछ ऐसी कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज को फाइनलाइज किया जाना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए, और हम एक शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर तलत शब्बीर के तमाम स्टेक होल्डर जो है वो ऑन बोर्ड होने चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बड़ी तफसील से बात की अपने मेहमानों से, SIFC के हवाले से और पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से, CPEC के हवाले से। इस वक्त हमारे दरमियान एक और मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, नौजवान बिज़नेस लीडर हैं, कार्टी के साबिक चेयरमैन हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से हर वक्त अवेलेबल होते हैं, वेल स्पोकन पर्सनैलिटी हैं, नौजवान हैं और कुछ करना चाहते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं फराजुर रहमान साहब। फराज भाई, आपको वेलकम टू माई शो। फराज भाई, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स रिवाइवल के हवाले से, पाकिस्तान को चैलेंजेस के हवाले से, आने वाली गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेफिनेटली वो इकोनॉमी के हवाले से होगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास IMF में जाना पड़ेगा, IMF में जाए बगैर कोई रास्ता नहीं है? तो आप क्या समझते हैं कोई और सेक्टर है कि हम IMF में जाएं और कुछ अरसे बाद IMF से जान छुड़ा लें, या IMF के पास ही जाते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। देखिए, बात यह है कि हमें जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे हमें मसाइल का सामना तो रहेगा, और बेगर आर नॉट चूजर्स, ठीक है ना। तो अब जो जिन सूरत हाल के अंदर हमने आवाम से वादे करके कि जी 300 नर्क बिजली फ्री दे देंगे, तो एक कहता है जी 200 नर्क बिजली फ्री दे देंगे, ठीक है ना। तो ये अब ये सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए। बात यह है कि हमारे यहाँ जो इकनॉमिस्ट है ना, बदकिस्मती से वो इकनॉमिस्ट जो है वो कम है और वो सियासी मुशीर ज़्यादा। होता यह है कि वो जो भी गेम प्ले कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए कर रहे होते हैं। जिस दिन उन्होंने मुल्क को सिक्योर करने के लिए खेलना शुरू कर दिया, और जिस दिन उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जी आज से हमने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ऊपर काम करना है, और जो इस वक्त महरूम तबका है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि इस वक्त यकीनन मैं समझता हूँ कि खुशहाली क्यों नहीं आ सकती इस मुल्क में। आपको एक सेक्टर भी उठा लें, आप समुद्र की बेल्ट उठा लें, आप उसी से जो है वो कर्ज उतार देंगे। आप जो है वो CPEC का एक जो आपका प्रोजेक्ट है, तो मेरी बात हो रही थी और वो भी एग्री थे मेरे साथ अशफाक तोला साहब भी इस बात पे कि जी सिर्फ CPEC ही इतना है कि जी आपके आइंदा आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी है, मगर वो सीरियस नहीं है। बात ये है कि देखें, हमें जो ओवरऑल जो भी हमारे मुंतज़मीन हैं, मैंने हालिया आपको पता होगा 233-234 से मैंने नॉमिनेशन भी डाला, मैंने इलेक्शन कैंपेन भी चलाई और उसको कंटिन्यू नहीं रखा। तो मेरे ऑन ग्राउंड जब मैं गया तो आप यकीन करें जो लोगों का हाल है, लाख रुपए सैलरी वाले का भी गुजारा नहीं है। लाख रुपए सैलरी वाला शख्स भी महीने में कुछ उधार लेता है, क्योंकि जिसकी लाख रुपए सैलरी वो चाहता है ना अपने बच्चे को
वो बेहतरीन जगह पे जाके वो करते। 50,000 वाला तो बिल्कुल उस नहज पे आके खड़ा हो गया है कि जहां 4 या 5 लोग अगर घर में कमाने वाले हैं तो घर चलता है। एक 60 गज के घर का जो हाल है कि 60 गज का घर जो है वो 1.5 लाख रुपए में चलता है, पहले 2000 गज का घर चलता था। ठीक है, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो बात ये देखें, सूरत हाल को पहले तो रियलिस्टिक देखें, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें हम खड़े का है। जब तक हम हवा में रहेंगे कि जी हम यूं, हम बादशाह सलामत, हमारे साथ प्रोटोकॉल हो, हमारे साथ ये हो, हमारे साथ वो, अखराजात में कमी हम करें नहीं। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात अपनी जगह, प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात, प्रेसिडेंट करता क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ जाए। अगर प्रेसिडेंट आपने रखा हुआ ही है और उसको डमी की तरह आपने प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान को आपने बिठाया हुआ, जिसकी जो है आप मतलब आपको चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। ठीक है ना, यूएसए हो, चाहे तुर्की हो, चाहे और ऐसे ममालिक हों कि जहाँ पे इस किस्म के इंतशार या लोगों के, आपके लोगों की सीटें बिकने और लुटाबाजी जो है जहाँ होती है, वहाँ पे जो है वो इस किस्म की गवर्नमेंट लाई जाती है जो स्ट्रांग हो। ठीक है ना, इस किस्म की गवर्नमेंट लाई जाती है जो आवाम में, जो बंदा आवाम में मकबूल हो, पूरी मतलब पूरे पाकिस्तान के लोग मिलकर उसे चुने। ठीक है ना, तो बात यह है कि देखें, सबसे पहले तो ये जो इनका जो जमहूरियत है उसे मैं जमहूरियत नहीं कहता। अब बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और माजी को उठा के देखें तो आगे की बात करते हैं, करना क्या चाहिए, ये क्या, मैं वही उसी तरफ आना चाहता हूँ। ज़रूरत इस अमल की है कि जैसे माजी में इन्होंने बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया, राइट, ये वाले माजी नहीं जो 1.5 साल का गुजरा इनका, इससे पहले माजी में जब कभी भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही तो उन्होंने बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया। बिजनेसमैन की मशावरत के साथ उन्होंने जो पॉलिसीज़ और चीज़ें लेके आए वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन थी। ठीक है ना, तो उसके अलावा रोड नेटवर्क्स हैं, फिर और ये तमाम चीज़ें सब इकनॉमी के अंदर बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो अभी जो सूरत हाल है वो इस वक्त समझ लीजिए तकरीबन इंडस्ट्री, एक तो कहते हैं ना कि जी तबाहाली के दहाने पे है, और एक है कि इंडस्ट्री तबाह हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं जी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम SIFC जैसे प्रोजेक्ट है, पर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट और होना भी चाहिए, मगर इसी तर्ज पे सिंध भर के अंदर 30 साल ज़मीनें लोगों को दी जाएं जो किसान खुद उगाए और घर तक पहुँचाए। बात यह है कि आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ एग्रीकल्चर के लोगों का, एग्रीकल्चर का कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही नहीं है। एग्रीकल्चर जो है उसकी कमाई का पता ही नहीं चलता कि जी वो कमाता 10 लाख है, शो करता है जी 50 लाख कमा लिया, वाइट हो गया। ठीक है, तो कोई सूरत हाल नहीं है। बात ये कि एग्रीकल्चर को अगर आप देखा जाए और उस पर एम्फेसाइज करके कि जी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो वो तो फिर यहाँ का शहर का जो ताजिर है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। वो जाके मकाते पे ज़मीन लेता है, मकाते पे ज़मीन लेके वहाँ से वो अपना फल लेता है, उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन करके और उसको यहाँ से वहाँ भेज देता है। तो कहने का मकसद उसमें किसान का क्या किरदार है, उसमें जागीरदार का क्या किरदार है, उसमें ज़मीनों वालों का क्या किरदार है, जो हज़ारों एकड़ रकबे ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं उनका क्या किरदार है। सोलर आ गया है जगह जगह, जो आपकी ज़मीनें एकड़ों तक फैली हुई है, आप लोगों को दें, मौके दें कि भाई ये 30 साल ज़मीन है, ये यहाँ पे आप खड़े हो। और तो इसके अलावा मैं 2 पॉलिसीज़ और देना चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम हो। सर सर्विसेज सेक्टर है, उस पर भी हम सर 2 चीज़ें मैं और बताऊंगा। देखें, एक तो सर्विसेज सेक्टर जो है ना वो तो ग्रोथ सेक्टर है, और मैं कहता हूँ लगता कुछ नहीं है, आता ही आता है ना। तो सर्विसेज सेक्टर पे तो आपने ज़ाहिर है एम्फेसाइज करना ही है। देखें, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को बरकरार रखना है। तो इस वक्त जो है वो टर्किश इंडस्ट्रीज़ आ गई, कुछ टेक्सटाइल मशीनें आ गई हैं जिसपे मज़ीद काम किया जा सकता है, R&D की जा सकती है। उसके ऊपर काम करके बिजली के नर्क, यानी कि अगर 1/4 बिजली खर्च होगी अगर हम उन प्लांट्स को यहाँ इंपोर्ट कर लें टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है ना, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल सेक्टर है उनको ड्यूटी फ्री कर दें कि जी आप ये मशीनें जो एनर्जी सेविंग मशीनें हैं उनको मंगाएंगे तो आपके ऊपर ड्यूटी फ्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक तो ये फौरी तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप मीट करें ऑर्डर्स आप कि एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल की है और दूसरे सेक्टर की है वो ना ख़राब हो, तो आपको सबसे पहले एक तो ये अमल करना चाहिए। दूसरा, आपके पास गैस नहीं है।
आपको बायोगैस के ऊपर जाने के लिए बाकायदे तौर पे जो है वो हर इंडस्ट्री को, जैसे आपने कहा ना कि जी प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वो करेगा। मगर होता क्या है कि जी घर घर पोल्ट्री की जो मसनूआत हैं वो हुकूमत ने नहीं पहुंचाई, हुकूमत ने पोल्ट्री फार्म नहीं लगाए थे। हुकूमत ने उस वक्त पॉलिसी दी थी टैक्स फ्री की, तो वो घर घर पोल्ट्री खुद ब खुद पहुंच गई। राइट फराज भाई, मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा सर कि गैस क्राइसिस है, डेफिनेटली बहुत बड़ा गैस क्राइसिस है और इंडस्ट्री बड़ा सफ़र कर रही है। अभी हमने प्रोग्राम में बात की थी पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले। सर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, अगर वो गैस को हम पाकिस्तान के अंदर लें और अपने इंडस्ट्रीज़ को दें या अपने लोकल कंज्यूमर्स को दें, क्या कहेंगे सर? जी देखिए ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह देखिए डॉक्टर तलत ने एक बात की थी कि ईज ऑफ बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली अब ये दो चीजें इन्वेस्टमेंट फॉरेन से भी लेकर आती हैं और जो हमारे लोकल इंडस्ट्री है उस पर भी सादिक आते हैं ये दोनों चीजें। अगर जिस तरह फराज साहब बात कर रहे थे कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ईज ऑफ बिजनेस के मौके जो हैं वो नहीं देंगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा, कंपीट नहीं कर सकते। तो उस ईज ऑफ बिजनेस में उनकी जो आप जिस तरह बता रहे हैं एनर्जी क्राइसिस जो है वो भी है। देखिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा लेकिन तल्ख है, लेकिन करूंगा जरूर। वो ये है कि आप ईरान से क्या पूरी दुनिया से गैस पाइप लेकर आए जाएं, लेकिन यहाँ थेफ्ट केसेस जो हैं उनको ना रोक पाएं। वहाँ जो गैस के अनडॉक्यूमेंटेड अनरजिस्टर्ड कनेक्शंस हैं उनको ना काट पाएं, तो गैस आप जितनी मर्जी नेशनल लेकर आए तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। देखिए सबसे पहले तो एक हमें ये एक बहुत ही मुफस्सल किस्म का जो है वो बनाना पड़ेगा प्लान, चाहे वो आईपीपी की मद में हो इलेक्ट्रिसिटी साइड पे या गैस की मद में हो, चाहे एसएसजीसी है या एसएसजीपीएल है। जो थेफ्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको सबसे पहले जो है हमें एड्रेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, गैस ऑब्वियसली कम हो रही है पिछले साल के हिसाब से, इस साल है। आरएलएनजी जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, हमारे मुआहदे हुए हैं और वही आरएलएनजी जो है वो हमारी नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल हो रही है। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है, आपका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बढ़ रहा है। उसमें मैं जो समझता हूँ ये है कि अगर गैस इन्हीं हालात में हम सिर्फ थेफ्ट ही कंट्रोल कर पाएँ तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो शायद सस्टेन कर पाए। क्योंकि देखिए जिस तरह भी एक बहुत अच्छा फैसला हुआ, जो रेजिडेंशियल गैस की सप्लाई है उसकी जो कीमत पहले हम चुका रहे थे वो एक बड़ी मजाका केस थी। हम नेचुरल रिसोर्सेज को जिस बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे थे रेजिडेंशियल सप्लाई की मद में, वो किसी भी मुल्क में नहीं होता। सीएनजी सेक्टर की बात कर रहे हैं जी? नहीं, मैं सीएनजी भी और घर में भी जो आपका कॉस्ट ऑफ जो गैस यूसेज है वो तो नॉमिनल था ना। आप तो उसकी जो सप्लाई है वही पूरी नहीं कर पाते। आप देखिए 100 रुपए में आप पूरा महीना गैस जो इस्तेमाल करते थे, और मैं समझता हूँ एक ज़माना ऐसा था कि हमारे घर में बावर्ची खाने में वो गैस खुली रहती थी ताकि जो माचिस की तीली है वो ज़ाया ना हो। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, इसका इतराक हमें अब हो रहा है। हमने भी यूज किया इसको जी, तो किया है तो अब नहीं करना। ठीक है। इसी तरह आप जब आरएलएनजी का जो है वो, सर इन शॉर्ट बताइए ना, ईरान गैस पाइपलाइन हमारे लिए फिजिबल जी है? बहुत, देखें बहुत फिजिबल है। और ये मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए तो है ही। जी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि हमारे सीपेक की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी दूरस साबित होगी। और आगे चल के अगर हम इसी पाइपलाइन को जो एक हमने मुआहिदा किया था कि यही पाइपलाइन जो है हम आगे इंडिया को भी सप्लाई करेंगे, तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। उसकी तफसीलात फिर कभी आपसे प्रोग्राम में हम बिल्कुल। फराज भाई, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब नई गवर्नमेंट फॉर्मेट होने जा रही है, डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, बड़े विजनरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम पे यकीन रखते हैं। आपने कहा कि जो पहली गवर्नमेंट थी ऑन बोर्ड ले, तो आप अभी भी ये उनको मैसेज देंगे बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले, उनके साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाए, प्लस SIFC के अंडर तले सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें तो बेहतरी आ सकती है? देखिए बात यह है कि बेहतरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयतों से आ सकती है। बहुत अच्छी बात। अगर आपकी नीयत है कि जो पाकिस्तान को सही करना है तो आप जो है वो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। ये तो बात डॉक्टर साहब ने भी कह दी, ठीक है।
बात यह है कि उन लोगों को नौजवान क़यादत के आप सिर्फ यूथ को यूटिलाइज कर लें, या तो वो आपके लिए एंटी एटम बम हो जाएंगे या फिर वो आपके लिए खुद एटम बम बन जाएंगे कि आपको लेके तबाह हो जाएंगे। बात यह है कि आपने 60% यूथ को अन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ छोड़ा हुआ है, बगैर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ छोड़ा हुआ है, उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लगाया हुआ है, जिसे कभी कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, कभी जो है वो खुदकश हमले वाले इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई इस्तेमाल करता है। तो अगर हमें सबसे पहले फोकस होकर यूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे, जिस मुल्क की में भी तरक्की की आप मिसालें देख रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, ठीक है ना। वहाँ पे इस किस्म का नहीं है कि जी मैं अगर एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो जी ये 4 तमगे लगे हुए हैं तो जी ऐसे निकल जाऊँगा और ऐसे निकल के आ जाऊँगा। वाई ये प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें सही हकीकी जमहूरियत की और इस नीयत की ज़रूरत है कि हमें पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर ठीक है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा मोर देन 60% यूथ हमारे पास है, हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।